हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाचाकुदा के पार्ट 2 को। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जानका नोटिस करता है कि सभी लोग रूडो के यहाँ पर जॉइन होने की वजह से पार्टी कर रहे होते, लेकिन रूडो खुद उदास होता है, जिसके बारे में वो रियो से पूछता है। रियो बोलती है कि कल के जॉब में रूडो के इंस्ट्रूमेंट्स ने अच्छे से काम नहीं किया था, इसी वजह से वो उदास है। तो जानका बोलता है तो ये बात है, लेकिन मैंने तो सुना था कल तुमसे एक अजीब सा मॉन्स्टर टकराया था। तो रियो बोलती है कि हाँ ये सच है, लेकिन उस मॉन्स्टर का कोर कोई एनिमा नहीं था बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट्स था, जो काफी अजीब बात है। लेकिन ये काम मैंने सीनियर्स के ऊपर छोड़ दिया है, इसलिए मैं इसकी चिंता क्यों करूं। अब ग्रिस रूडो से मिलने के लिए चला जाता, जो पिछले एपिसोड में रूडो के साथ जॉब पर था। रूडो को उसके साथी को बचाने के बदले थैंक्स बोल रहा था। तो रूडो बोलता है इसमें अजीब बात नहीं है, लेकिन मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और रियल में भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं वहाँ पर लोगों से अच्छे से बात नहीं करता था, जिसकी वजह से रेक्टो को मेरे बदले सबसे माफी मांगना पड़ता था। और इसलिए मैं जल्द से जल्द ऊपर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं बन पाता हूँ जो दूसरे लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग ही मुझे बचाते हैं। ग्रिस बोलता है मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को अच्छा नहीं मानते और वो लोग उन्हें कमजोर मानते, लेकिन तुम उनसे अलग हो और तुम हमें भी अच्छे से ट्रीट करते हो। ऊपर से फ्लो ने क्लीनर्स को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो ट्रैश मॉन्स्टर को हरा सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने चीज को अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि वो एक दिन गिवर्स बन सके और ट्रैश मॉन्स्टर को भी हरा सके। लेकिन जब से वो सपोर्टर बना है तब से उसने डिसाइड किया है कि अगर वो गिवर बन भी जाएगा तब भी वो सपोर्टर ही बनना चाहेगा, ताकि जो लोग सपोर्टर्स को कम समझते हैं वो उनके सामने जॉब कर सके और वो सपोर्टर्स को भी अहमियत दिला सके। इसलिए तुम्हें भी उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें बस अपने टारगेट पर ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा पाथ भी क्लीन हो जाएगा। इसलिए तुम अपने आप का ध्यान भी रखो, क्योंकि तुम यहाँ पर जिंदा हो। इसके बाद ग्रिस रूडो के सिर पर हाथ सहलाता है, जिसकी वजह से रूडो को अपनापन महसूस होता है। वहाँ पर एंजन और रियो भी आते हैं, जो रूडो को खाना खाने के लिए बोलने लगते हैं, जिन्हें देखकर रूडो को अपनापन महसूस होने लगता है और वो भी उस पार्टी को एंजॉय करने लगता है। तब वहाँ पर एक इंसान आता है जो वहाँ पर मीटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे सभी लोग ध्यान से देखने लगते हैं और एंजन रूडो को भी ध्यान से देखने के लिए बोलता है ताकि वो अपनी कोर की तरफ बढ़ सके। के बाद हमें उस इंसान को भी दिखाया जाता है जो रूडो को बेचना चाहता था, जिसे जो इंसान रूडो के बारे में पूछा था उसने बुरी हालत कर दिया था और वो बार बार रूडो के बारे में ही पूछ रहा था। इससे उसको रूडो के अपीयरेंस के बारे में पता चल जाता है। सैम्यू को एक मिशन के बारे में कॉल आता है, जिसके लिए वो सपोर्टर्स और गिवर्स को इकट्ठा कर लेती है। जानका सैम्यू से पूछने लगता है कि आखिरकार रूडो हमारे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली क्लीनर्स नहीं बना है और वो इस ट्रेनिंग को नहीं कर सकता। तो सैम्यू बोलती है मैंने रूडो को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि जो मिशन हमें मिला है वो रूडो से रिलेटेड है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने पोलेटेड जॉन में एक इंसान पर हमला कर दिया था और उसने उस इंसान के सामान को ले लिया था, जिसकी वजह से वो इंसान क्लीनर्स से हेल्प मांगता है और वो बोलता है कि उसे अपना सामान वापस चाहिए, इसलिए क्लीनर्स उसका हेल्प करे और उस मॉन्स्टर को मार दे। ऊपर से उसे वहाँ पर एक लिविंग पर्सन भी दिखा दिया था जो स्पेयर से आया हुआ था। ये बहुत अजीब बात है कि एक ही टाइम में दो स्पेयर आए हैं, इसलिए मुझे लगा कि रूडो पे इसमें इंटरेस्ट होगा, जिससे उसे ऊपर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। रियो रूडो को इस बारे में सोचने के लिए बोलता है, तो रूडो सोचने लगता है कि मैं अभी भी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं दोबारा से इन लोगों पर बोझ बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा मुझे ऊपर जाने का रास्ता भी मिल सकता है। इसलिए वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जानका को अभी भी ये बात अच्छा नहीं लग रहा होता। तो सैमी बोलती है इस मिशन को पहले जन करने वाला था, लेकिन उसे दूसरा मिशन मिल गया, इसलिए उसने मुझे ये काम दिया क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है। जो सुनकर जानका खुश हो जाता है, इसकी वजह से जानका एक्साइटेड हो जाता है और वो लोग उस लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रूडो ग्रिस से पूछता है कि तुम अपने पास कोई हथियार नहीं रखते हो। तो ग्रिस बोलता है कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक नाइफ रखता हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथों के साथ ही लड़ना पसंद है। तो उसका साथी बोलता है कि ये अपने पास एक और भी चीज रखता है, जिससे ये प्रे करता है कि हम सभी लोग वापस अच्छे से आ सकें। तो रूडो को लगने लगता है कि ग्रिस एक अच्छा इंसान है। तब वहाँ पर वो मर्चेंट आ जाती है जिसने उन लोगों को हायर किया होता है। तब रूडो उससे उस स्प्राइट के बारे में पूछने लगता है, तो वो बोलती है मैंने उस स्प्राइट को दूर से ही देखा था और वो बेहोश भी हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसे कुछ नहीं पूछ पाई थी, लेकिन मुझे उसकी चिंता हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग मॉन्स्टर से लड़ो और उसे
सुरक्षित करो। तो रूडो बोलता है कि कहीं तुम उसे बेचने के बारे में तो नहीं सोच रही हो। वो लड़की मना करने लगी और बोलती है मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे भी स्प्राइट के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। जिसके बाद वो उन सबको उस जगह पर ले जाने लगता है जहाँ पर जांका सोच रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि ट्रैश मॉन्स्टर उसे मार चुके होंगे। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि एक मॉन्स्टर ने एक स्प्राइट को किडनैप किया। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो स्प्राइट किडनैप हुआ होता है। जिसके बाद वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तो वो लड़की उसे उस स्प्राइट को दिखाती है और उन्हें धक्का देकर उस स्प्राइट को बचाने के लिए बोलने लगती है। लेकिन जब रूडो ध्यान से देखता है तो वो स्प्राइट नहीं बल्कि एक डॉल होता है। तभी वो लड़की अचानक से चिल्लाते हुए पीछे की हो जाती है और अभी उन सभी क्लीनर्स के नीचे से जमीन टूट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। जांका उस लड़की से उस स्प्राइट के बारे में पूछने लगता है। तो वो लड़की रूडो की तरफ इशारा करते हुए मड में कन्वर्ट हो जाती है। अभी वहाँ पर दो राइडर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जांका समझ जाता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया और उनके सामने जो है वो राइडर्स हैं। तो रूडो के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन रूडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो पूछता है कि ये राइडर्स क्या होते हैं। क्रिस बताता है कि ये राइडर्स गुंडे हैं। कुछ सालों पहले तो ये लोग छोटे मोटे चोरियां करते थे, लेकिन अब इनका मेथड चेंज हो चुका है। और ये बहुत अजीब बात है कि ये राइडर्स अब एक्सपेरिमेंट में भी भाग ले रहे हैं। जिसके बाद ग्रिस 3 सपोर्टर्स को वहां से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए बोलने लगता है और खुद फूलों के साथ मिलकर रूडो और जांका का मदद करने के लिए आगे आ जाता है। इसके लिए जांका भी एग्री कर जाता है। जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं और जांका बोलने लगता है कि तुम इस स्प्राइट के पीछे लगे हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। लगता है तुम्हें स्पेयर्स के बदले काफी अच्छे पैसे मिलते होंगे। जिससे लोग बोलते हैं कि हम उस बच्चे को बेचना नहीं चाहते, हम तो उसके जरिए स्पेयर्स के बारे में और भी ज्यादा चीज जानना चाहते हैं, जैसे बिना मरे बॉर्डर के पार कैसे आ गया। जांका बोलने लगता है कि अगर ये सब रूडो को पकड़ने के लिए है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है। इसका मतलब कि मैं तुम लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ। तो वो लड़की बोलने लगती है कि भले यहाँ पर कोई भी ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे बनाए हुए मर्ड मौजूद हैं। तो जांका बोलता है कि इन्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ। तो मर्ड जांका पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जांका भी उन्हें आसानी से मारने लगता है। लेकिन तभी एक मर्ड के अंदर से दूसरा राइडर निकल के आता है और वो जांका पर अटैक कर देता है। वो गर्ल्स राइडर बोलने लगती है लोगों ने अभी तक सिर्फ ट्रैश मॉन्स्टर से ही लड़ाई की है, इसलिए तुम लोगों को ह्यूमन के साथ लड़ने में काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो शुरू करते हैं। जिसके बाद वो दोबारा से जांका पर अटैक कर देती है और वो राइडर भी जांका पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जांका अच्छे से लड़ नहीं पाता और धीरे धीरे वो जख्मी होने लगता है। और वो जैसे ही उस लेडी राइडर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके नीचे एक मड ट्रैप है, जिसे उस लड़की ने पहले ही बिछा कर रखा था, जो बोलती है कि इस टाइम तुम ही एक पर्सन हो जो हम लोगों को रोक सकता है, इसलिए अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो हमारी प्रॉब्लम में बाधा भी नहीं बनेगी, इसलिए जल्दी आप हट जाओ। तो वो ये सुनकर जांका बोलने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन शांत रहकर मुझे ये पता चला है कि तुम्हारे पास जो सावल है उससे तुम मुझ पर अटैक करती हो और दूसरा पर्सन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मुझ पर अटैक करता है। और ये गलत है, क्योंकि वो पर्सन केवल अपने मुक्कों से ही मुझ पर अटैक करता है। और भले ही मैं लोगों के साथ लड़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स पर पूरा भरोसा है और मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाता हूँ, क्योंकि मैं हर सुबह इसका अच्छे से ख्याल रखता हूँ और इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब वो लड़के अपने मर्ड की मदद से जांका पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जांका अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जमीन पर जोर से पटकता है। इससे काफी सारे फ्रीक्वेंसी बाहर आते हैं, जिसके मदद से जांका ये पता लगा लेता है कौन से मर्ड के अंदर वो राइडर छिपा हुआ है। तभी वो एक ही बार में उन दोनों राइडर्स को ही हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और राइडर आ जाता है, जो वही था जो रूडो के बारे में पता लगाना चाहता था। अब हमें दिखाया जाता है कि इधर सभी लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे और उन्हें एक दरवाजा भी मिलता है जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। क्रिस वहाँ पर 3 सपोर्टर्स को ऊपर जाने के लिए बोलता है, ताकि वो लोग यहाँ पर बाकी को मदद करने के लिए ला सके, और खुद यहाँ पर जांका की मदद करने के लिए सोचता है। तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। क्रिस को लगता है कि ये जांका है जो उन राइडर्स को हरा कर आया, लेकिन वो जांका नहीं था और वो सिर्फ रूडो को ही देख रहा था और बोलने लगता है कि इसके बाल व्हाइट है, इसका मतलब यही वो गिवर है, और वो दीवार में चिपक जाता है। जिससे ग्रिस समझ जाता है कि ये इंसान भी एक राइडर है और इस इंसान का नाम जैबर था। अब जैबर बाहर जाने के रास्ते को तबाह कर देता है। तो ग्रिस जैबर से बोलने लगता है कि रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, इसलिए अगर जैबर को रूडो चाहिए तो पहले उसे उनसे निपटना होगा। जैबर बोलता है कि मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भी भटक गया हूँ। तो ग्रिस बोलने लगता है कि आखिर तुमने जांका के साथ क्या किया।
लेकिन जैबर ग्रीस को इग्नोर करके रूडो से बात करने लगता है और बोलता है कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए तुम्हें उसके साथ चलना चाहिए। और वो रूडो के मास्क को भी निकालने लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। रूडो पूछने लगता है कि आखिर उसने जानका के साथ क्या किया, तो जैबर बोलने लगता है कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं उन्हें वो नहीं मारता, और जैबर ने अभी जानका को केवल जहर दिया है और जानका अभी तक तो जिंदा है लेकिन वो कभी भी मर सकता है। जिसके बाद जैबर अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है। तो जैबर के हाथ से लोहे के पंजे निकल जाते हैं और वो रूडो से बोलने लगता है कि वो अगर शांति से चलेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन तभी ग्रीस और फोलो जैबर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैबर उन दोनों को लात मारकर दूर फेंक देता है और वो फोलो से बोलता है कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन ग्रीस नहीं। तो ग्रीस बोलता है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी टीम को प्रोटेक्ट करेगा। जैबर बोलने लगता है कि मैंने सुना है क्लीनर्स में सपोर्टर्स नाम के फालतू लोग रहते हैं, तुम लोग तो फालतू हो इसलिए तुम क्या किसी को बचाओगे। रूडो ग्रीस से बोलने लगता है कि ये पावरफुल है इसलिए तुम इससे नहीं लड़ पाओगे, लेकिन जैबर उसे बोलता है कि तुमने देरी कर दी, ग्रीस तो पहले ही मर चुका है। क्योंकि जैबर ने अपने पंजे को ग्रीस के पेट में घुसा दिया था, जिसकी वजह से ग्रीस के जो तालिस्मान था वो नीचे गिरने लगता है और रूडो उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रूडो को वहाँ पर ग्रीस नहीं बल्कि रैक्टो दिखाई देने लगता है। के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रैक्टो देखता है कि रूडो अपना सर दीवार पर मार रहा है और रैक्टो रूडो से पूछने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो रूडो बोलने लगता है कि पता नहीं, मुझे बस गुस्सा आ रहा था लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं अपने सर दीवार में क्यों मार रहा था। तो रैक्टो बोलने लगता है तुम ऐसा इसलिए ही कर रहे थे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया था और ये भी तुम बेकार हो। रैक्टो रूडो से बोलता है कि चलो बाहर घूमते हैं, बाहर कुछ भी ऐसा जरूर होगा जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा और बाहर हम ढेर सारी चीजों को देखेंगे और जल्द ही तुम्हारा ये घर सभी चीजों से भर जाएगा जो चीज तुम्हें पसंद है। ये बाहर आ जाते हैं और वो बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं और कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन रूडो को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर रूडो दीवार के उस तरफ देखता है जहाँ पर एक इंसान एक कचरे को फेंक रहा था और तभी रूडो भागते हुए जाता है और उस कचरे को निकाल लेता है जो एक गुड़िया थी। तभी रूडो रोते हुए बोलने लगता है कि इसमें तो थोड़े से स्क्रैच है और इसे लोग फेंक कैसे सकते हैं, मैं इसे बना लूंगा। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो ने उस तालिस्मान को पकड़ लिया था और वो उसे ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रीस जो अभी जिंदा था वो देखने लगता है और बोलने लगता है कि अब मुझे पता चला कि रूडो पहले अपने पावर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता था। बोलने लगता है कि रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देता है, कि असली पावर ये है कि वो किसी भी चीज को छूकर उसकी असली वैल्यू को समझ लेता है। अब रूडो उस तालिस्मान को कन्वर्ट करके एक बहुत बड़ा कर लेता है। जबर ये देखकर बोलने लगता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और रूडो ग्रीस की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि ग्रीस की वजह से मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए, पर अगर वो अभी ग्रीस से नहीं मिला होता तो रूडो अभी कुछ नहीं कर पाता और जैबर से बोलने लगता है वो उसे हरा देगा। तो जैबर बोलने लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब जैबर बोलता है कि चलो फाइट शुरू करते हैं और वो रूडो पर अटैक कर देता है और इधर ग्रीस का बहुत ही ज्यादा ब्लड बह रहा था, जिसकी वजह से फोलो को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और ग्रीस सोचने लगता है कि पिछले बार रूडो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस बार रूडो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। जैबर इधर रूडो से बोलने लगता है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, तुम इधर खड़े ही क्यों हो। रूडो बोलने लगता है कि दम है तो मुझ पर अटैक करके दिखा। तो जैबर उस पर अटैक कर देता है लेकिन रूडो किसी तरह उसके अटैक से बच जाता है और जैबर दोबारा से रूडो पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक रूडो को नहीं छू पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो रूडो बोलने लगता है कि ग्रीस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था कि वो सभी को प्रोटेक्ट करेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। इसके वजह से ये तालिस्मान अभी रूडो को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचने दे रहा है। तो जैबर बोलने लगता है कि इस तरह तो तुम भी मुझ पर अटैक नहीं कर पाओगे। तो रूडो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था बल्कि तुम ही मुझ पर अटैक ही नहीं कर पा रहे थे और तुम ही हट जा रहे थे। अब दोबारा से रूडो पर अटैक कर देता है लेकिन तालिस्मान रूडो को स्लो कर देता है और रूडो बोलने लगता है वो तालिस्मान से उस पर अटैक नहीं कर सकता है लेकिन मुक्के से तो कर सकता है और वो जैबर को एक मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक देता है। जैबर बोलने लगता है कि उसकी पावर तो कमाल की है और वो चुपके से रूडो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे दोबारा से बचा लेता है, जिसकी वजह से रूडो दोबारा से जैबर को एक मुक्का मारता है। जैबर वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगता है और धूल में मिलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर से उसे पकड़ लेता है। जैबर अब तेजी से इधर उधर भागने लगता है और रूडो पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तालिस्मान के नादे से वो नहीं भाग पा रहा था और उसका कोई भी अटैक रूडो को नहीं छू पा रहा था। जैबर नहीं रुकता और रूडो पर बार बार अटैक करता है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रहा था और बार बार रूडो से मार खा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और हंसने लगता है। तो रूडो उसे हार मारने के लिए बोलने लगता है। जैबर बोलने लगता है कि बड़ी दिनों बाद मैंने इतना मार खाया है, लेकिन मैंने नोटिस किया है जब मैं तुम पर अटैक करता था तो ये तालिस्मान मुझे दूर कर देता, लेकिन
जब मैंने पत्थरों से तुम पर अटैक कर दिया था, लेकिन ये तालिस्मान तब कुछ नहीं किया था। का मतलब ये तालिस्मान उन चीजों से केवल प्रोटेक्ट करता है जिसके मन में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भावना हो। इसके बाद जैबर अपने पंजों को निकाल लेता है, क्योंकि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और इसका नाम मनकीरा था। राइट हैंड वाले पंजों में जहर होता है और इतना कहते ही वो अपने पंजों को अपने में ही घुसा लेता है, हंसने लगता है और बोलने लगता है कि अब वो पागल हो जाएगा और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगेगा, तो क्या तब भी ये तालिस्मान में प्रोटेक्ट करेगा। और इतने कहते ही वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने पीछे की दीवार को काट देता है। अब जैबर जोर से चिल्लाने लगता है और रूडो पर अटैक कर देता है। तो रूडो सोचने लगता है कि जैबर अभी होश में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितना तेज है, उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना इस फाइट में ग्रिस और फ्लो को भी चोट लग सकती है। लेकिन जैबर रूडो के सामने आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार रूडो का तालिस्मान जैबर को नहीं रोकता, जिसकी वजह से रूडो किसी तरह करके जैबर के अटैक को रोकता है और उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन जैबर दोबारा से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं हो रहा था कि जैबर ने उसे लड़ने का तरीका इतनी जल्दी निकाल लिया और उसे लगता है कि जैबर के पास जरूर लड़ाई की काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और ऐसे इंसान को मासोचिस्ट कहा जाता है। हमें रूडो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे रूडो को तंग कर रहे होते हैं और उसे मार कर बोलते हैं कि क्या तुम हम पर दोबारा से अटैक नहीं करोगे, लगता है तुम्हें मार खाने में अच्छा लगता है, जरूर तुम मासोचिस्ट होगे। रूडो घर जाता है और अपने अंकल से पूछता है ये मासोचिस्ट क्या होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर जैबर तेजी से रूडो पर अटैक कर रहा होता है और रूडो किसी तरह कर उसके अटैक से बच रहा होता है, क्योंकि अब जैबर पहले से ज्यादा तेज और खतरनाक हो गया था। जैबर रूडो को अपना पंजा मारने ही वाला था, लेकिन तभी उस पर एक डंडा आकर लगता है और ये डंडा जांका का था, जो आते ही बोलने लगता है कि मुझे तो अच्छे से हरा पाए नहीं और यहाँ इस बच्चे को हरा रहे हो। जांका रूडो से बोलता है कि मुझे भी इस कम्युनिटी से अपना हिसाब पूरा करना है। तो रूडो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो जांका बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि तुम अपने पावर को अब अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। जो बोलता है कि लेकिन अब वो तालिस्मान उसे नहीं बचा पा रहा है। तो जांका बोलता है कि वो काफी देर से उनकी फाइट देख रहा था और उसे पता चलता है कि जब किसी के मन में चोट पहुंचाने की भावना होती है तब ये तालिस्मान उसे बचाता है। लेकिन अब रूडो का तालिस्मान बेकार हो गया और पॉइजन की वजह से जांका भी अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएगा। जांका बोलता है कि अब वो एक चीट ट्राई करने वाला है, जिसमें वो रूडो को मारेगा और वो देखेगा कि क्या ये तालिस्मान रिएक्ट करता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो जरूर उसे जैबर के पास टेलीपोर्ट कर देगा और अगर ये प्लान फेल हुआ तो रूडो के सिर पर एक जोरदार डंडा पड़ेगा। अब जैबर भी उड़ जाता है और वो दोबारा से रूडो पर अटैक कर देता है। जांका रूडो को बोलता है कि वो ध्यान रखे कि जैबर का एक भी अटैक उसे ना लग पाए, वरना अगर एक भी अटैक रूडो को लगेगा तो वो होश में नहीं रहेगा। और जिसके बाद जांका अपने अटैक को तैयार करता है और वो रूडो को एक अटैक करने वाला था, लेकिन तभी रूडो का तालिस्मान रिएक्ट करता है और वो जांका को जैबर की तरफ टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जांका उस अटैक को जैबर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से जैबर दूर जाकर गिरता है। जांका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्लान सच में सक्सेस हो गया, लेकिन रूडो बोलने लगता है कि क्या तुम सच में मुझे डंडा मारने वाले थे। तो जांका बोलता है कि नहीं, मैं तो बस ट्राई कर रहा था। जांका बोलता है कि वो दोनों मिलकर जरूर जैबर को हरा देंगे। तब जैबर उन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है और जांका भी अपने अटैक को रूडो पर करने वाला था, लेकिन तभी तालिस्मान दोबारा से जांका को जैबर की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से जैबर दोबारा से जांका को मारता है और दोबारा से उसे दूर फेंक देता है। अब जांका इस टीम अप की मदद से जैबर को बुरी तरह हराने लगता है और इस फाइट में जैबर को होश भी आ जाता है। तब जांका जैबर को जमीन पर पटक देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अब किसी भी काम की नहीं बची थी। और इधर रूडो का तालिस्मान भी टूटने लगता है और वो राख बन जाता है। अंकल सोचने लगता है कि लगता है रूडो का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक काम नहीं करता और यह लगता है कि कुछ और बात था। और रूडो सोचने लगता है ये उसने क्या कर दिया, उसने ग्रीस का तालिस्मान बेकार कर दिया। वही रूडो को कुछ होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और जांका उसके पीठ पर पंजे का निशान देख लेता है और वो सोचने लगता है कि जैबर ने उस पर अटैक कब कर दिया। फिर जैबर को भी होश आ जाता है और वो बोलने लगता है कि उसने बेहोशी में क्या किया वो उसे नहीं पता, लेकिन जरूर उसने कुछ अच्छा काम ही कर लिया होगा। और जांका सोच रहा था कि इतनी मार खाने के बाद जैबर होश में कैसे है। जैबर बोलता है कि उसके लेफ्ट वाले पंजे उसके शरीर के दर्द को गायब कर देता है और राइट वाले पंजे में पॉइजन होता है, लेकिन जैबर का शरीर इससे इम्यून हो गया, जिसकी वजह से उस पॉइजन का असर जैबर पर केवल 10 मिनट तक रहता है और जांका पर इसका असर 30 मिनट तक रहेगा। जिसके बाद जैबर जांका को दोबारा से स्टैप कर देता ताकि 30 मिनट तक वो कुछ
ना कर पाए, जिसके बाद वो रूडो के पास चला जाता है और रूडो का शरीर पैरालाइज हो गया था। जैबर बोलने लगता है कि अगर उसने ये मिशन पूरा नहीं किया तो उसे बहुत डांट पड़ेगी, जिसके बाद वो रूडो को लेकर वहां से जाने लगता है और जांका इसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। जैबर बोलता है कि उनके दो साथियों का क्या हुआ, जरूर उसे कोई ना कोई आकर उठा ही लेगा। रूडो सोच रहा होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता और उसकी वजह से जांका और बाकी सब खतरे में है और जैबर उसी गड्ढे के पास आ जाता है जहाँ पर से सभी लोग गिरे थे और वो एक छलांग मारकर उस जगह से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है तभी वो देखता है कि वहाँ के सभी बिल्डिंग्स को किसी ने तोड़ दिया और वहाँ पर रियो भी होती है। तभी एंजन जैबर के पेट में अपने छाता को सेर देता है। एंजन बोलता है कि उसने उसके साथियों को बेसमेंट में फंसा दिया ताकि वो किसी को कॉल न कर पाए। इतनी घटिया हरकत थी। वो तो ठीक हुआ कि टॉमी बाहर आ गई और उसने पास के टाउन में जाकर हमें सब चीज बता दी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ पाए। टॉमी बोलती है कि जांका और बाकी सब अभी भी बेसमेंट में ही है, उसे कुछ हो ना गया हो। लेकिन एंजन बोलता है कि चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो लोग इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और टॉमी को कुछ लोगों के साथ उन लोगों को लाने के लिए भेज देता है और इधर जैबर बोलने लगता है कि तुम लोग तो हट्टे कट्टे हो और मैं बेचारा अकेला ही हूँ, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो। एंजन रूडो से बोलता है कि क्या तुम इतने टाइम से इस पगलेट से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ रही है। रूडो तो हिल भी नहीं पा रहा था और रियो बोलती है कि अच्छा हुआ रूडो को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा। तभी डेलमन नाम का एक क्लीनर बोलता है कि उसने हमारे साथियों को चोट पहुंचाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी दूसरा क्लीनर उसे शांत करवा देता है। जन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हम पर अटैक करोगे और तुम यहाँ से सही सलामत चले जाओगे। तो जैवर बोलने लगता है कि क्या तुम लोग मुझे जेल में डाल दोगे, फिर मुझे वहाँ से भागने का प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे भी मिशन मिला हुआ है जिसमें मुझे रूडो को ले जाना है और अगर मैं उसे नहीं ले जा पाऊंगा तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वो मर क्यों ना जाए, लेकिन वो यहाँ से रूडो को जरूर ले जाएगा और वो अपने पंजे भी निकाल लेता है। तो उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कुटोनी होता है, जो जैबर को बोलती है कि जैबर टाइम खत्म हो गया इसलिए यहाँ से वापस चलो। जैबर मना कर देता है और बोलता है कि उसे रूडो को अपने साथ ही ले जाना है। लेकिन टोनी बोलती है कि टाइम खत्म हुआ, वापस चलो, क्योंकि यहाँ पर गुन स्क्वाड भी आने वाली है। फिर एंजन सोच रहा होता है कि ये लड़की आखिर आई कहाँ से। इधर जैबर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था तो कुटोनी बोलती है कि बॉस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। और ये सुनकर जैबर को कुछ हो जाता है और वो बाकी सबसे बोलता है कि सॉरी, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। यो देखती है कि जैबर के पीछे एक अजीब सा छेद है और इधर जैबर रूडो से बोल रहा होता है कि तुमसे लड़ने में काफी मजा आया, तुम ऊपर से आए हो लेकिन फिर भी काफी स्ट्रांग हो। रूडो बोलता है कि रुक कमीने, तुमने जो ग्रीस के साथ किया है उसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। जैबर बोलता है कि तुम तो काफी बहादुर हो। लेकिन तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पर जाती है। वो उस ग्लव्स के लोगों को देख लेता है और पहचान लेता है और बोलता है कि इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है, कितनी इत्तेफाक की बात है। उसको ये बात पता चलेगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो काफी तैयारी से आऊंगा, तब तक तुम अपने इन ग्लव्स का ध्यान रखना। जिसके बाद जैबर और कुटोनी उस अजीब से छेद में चले जाते हैं और वो छेद अचानक से गायब भी हो जाता है। मतलब वो छेद एक टेलीपोर्टेशन की तरह ही था और बाकी सब ये देखकर हैरान हो गए और सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग गायब कहाँ पर हो गए। और रूडो सोच रहा होता है कि ये किस सीरीज का बात कर रहा था। जांका और बाकी सबको उस बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है और रूडो ग्रीस के पास जाकर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि उसने उसका तालिस्मान खराब कर दिया। ग्रीस बोलता है कि वो तालिस्मान उसे काफी पसंद था, लेकिन उसे अच्छा लगा कि वो चीज रूडो का कुछ काम तो आया और तुमने आज काफी अच्छा काम किया। अब हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो काफी गुस्से में था कि जैबर ने ग्रीस को जख्मी कर दिया, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर पाया। ठीक वैसा ही जैसा रेक्टो के साथ हुआ था। तो एंजन बोलता है कि ग्रीस ने अपने सभी साथियों की जान बचाई और उसने तुम्हारी भी जान बचाई और तुम्हें अपना साथी मानता है, ना कि कोई ऊपर से आया हुआ स्प्राइट। तो एंजन रूडो को ग्रीस से मिलने के लिए ले जाने लगता है और अंदर जाकर रूडो शॉक हो जाता है क्योंकि ग्रीस पूरी तरह से ठीक होता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। और ग्रीस रूडो को अपनी पावर को अवेकन करने के लिए बधाई देने लगता है। तो रूडो गुस्से में बोलने लगता है कि तुम जिंदा कैसे हो। तो एंजन उसका मजाक उड़ाने लगा और बोलने लगता है कि इसीलिए तुम गुस्सा थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि ग्रीस अब मर चुका है। तो रूडो एक गुस्से में बोलने लगता है कि जैबर ने अपना पंजा ग्रीस के छाती के आर पर कर दिया था, तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये मर चुका है। ग्रीस बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम काफी अच्छी है, खासकर ऐसा की वजह से मैं बच पाया हूँ, जो उनके ग्रुप में एक लौती हीलर है और उसी ने ग्रीस को बचाया था। ग्रीस उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वो काफी शर्मीली लड़की होती है। तब ग्रीस फॉलो को भी थैंक्स बोलता है क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ ही था। ग्रीस रूडो से भी बोलता है कि तुम्हारा और जांका का ओपोनेंट काफी स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी तुम लोग जीत गए और तुम तालिस्मान के बारे में इतना मत सोचो। मुझे खुशी है कि तालिस्मान तुम्हारे कुछ काम तो आया। रूडो बोलता है कि मुझे भी खुशी है कि तुम जिंदा हो। तो एंजन बोलने लगता है कि अब राइडर्स भी हमसे पंगा लेने लगे हैं, यानी फ्यूचर्स में हमें क्लास मास्टर के साथ साथ राइडर्स को भी संभालना होगा और उन्हें एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तभी वहाँ पर एक और क्लीनर आकर बोलता है कि एक राइडर बॉर्डर की बात कर रहा था, यानी वो लोग स्पेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रूडो पूछने लगता है कि आखिरकार ये आदमी
आदमी कौन है? तो एंजन बताता है कि यही तो क्लीनर्स का बॉस है। जो सुनकर रूडो हैरान हो जाता है और उसका नाम कोरस होता है, जो रूडो को बोलता है कि उसे पता है कि रूडो यहाँ पर ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए ही आया था। तो ऐसे लोगों को क्लीनर्स में भर्ती नहीं करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद रूडो बदल गया और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। और रूडो की पावर भी काफी अलग है जो क्लीनर्स का काफी काम आ सकता है, इसलिए वो रूडो को क्लीनर्स में भर्ती कर देता है और अपने ऑफिस में आने के लिए बोलने लगता है, जहाँ उसके पास रूडो के लिए एक नई यूनिफॉर्म भी होती है और एक इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसमें कॉर्वस कहता है कि स्पेयर और ग्राउंड के बीच को ही हम बॉर्डर कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक औरत है जो नो मैंस लैंड में बॉर्डर के बिल्कुल पास रहती है। एक बार एक मुसाफिर रास्ता भटक गया था, तो वो औरत ने उसे रास्ता भी बताया था। तो मुसाफिर उस औरत से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ क्यों रहती है। तो वो औरत बताती है कि वो यहाँ पर स्पेयर से आने वाले लोगों को देखती है। औरत वहाँ पर काफी सालों से रहती आ रही है और उसने ये भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से आते हैं और दोबारा ऊपर भी चले जाते हैं, वो भी बिना मरे, यानी उसने जरूर किसी को बॉर्डर पार करते हुए देखा है। रूडो सोचने लगता है कि अगर वो उनमें से किसी एक से भी मिल जाएगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि वो ऊपर कैसे जाएगा। तो कोरस बोलने लगता है कि उसने ये भी बताया था कि वो ऊपर से आने वाले लोग जिंदा कैसे बच जाते हैं। सफर काफी खतरनाक होने वाला है, तो क्या तुम सही में वहाँ जाना चाहते हो या यहीं रुकना चाहते हो? तो रूडो बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ। तभी उस कमरे में एंजन भी आ जाता है। रूडो को बोलता है कि क्लीनर्स का यूनिफॉर्म उस पर काफी सूट कर रहा है। अब हमें जांका का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी चीज को देखकर काफी डरा हुआ था। हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फॉलो रूडो को रोक रहा था कि वो उस औरत से मिलने के लिए ना जाए, लेकिन रूडो नहीं मान रहा था क्योंकि पर जाने का केवल एक ही रास्ता था। एंजन बोलने लगता है कि तुम वहाँ पर ऐसे ही नहीं जा सकते हो क्योंकि वो जगह नो मैंस लैंड के अंदर आती है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? और तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर कैसे काम करती है? तुम अपने पावर को कंट्रोल करना तो सीख गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी पावर की लिमिट क्या है या कमजोरी क्या है। रूडो बोलता है तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो एंजन बोलता है कि हाँ मैं भी जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम अकेले वहाँ पर जाओगे तो एक दिन में ही मारे जाओगे। तो क्लीनर्स ट्रैश पिट्स को मारते ही नहीं बल्कि उन पर रिसर्च भी करते हैं, जिससे इन्हें काफी फायदा होगा और उन्हें राइडर्स का भी ध्यान रखना होगा। और रूडो पूछता है कि उन जैसे लोग गिवर्स कैसे बन गए? तो एंजन बोलता है कि लोग दिल से बुरे नहीं होते हैं, सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट्स का ठीक से ध्यान नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन वो अपनी चीजों का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं लेकिन वो अपनी चीजों को काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। इंसान अच्छा है या बुरा इसका गिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। लोग गिवर्स को अच्छा नहीं मानते, जो उन्हें कोडिपेंडेंट कहकर बुलाते हैं। रूडो सोचने लगता है कि उसे लगता था कि बुरे लोग कभी भी अपने चीजों का अच्छे से ध्यान नहीं रखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जन रूडो को बोलता है कि वो अभी आराम करे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने काफी भाग दौड़ किया है। तो रूडो अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं जहाँ पर रियो आ जाती है। वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें पूरा क्लीनर्स का हेडक्वार्टर घुमाती हूँ। वो उसे ट्रेनिंग एरिया, रूम और ट्रेनिंग टेबल को भी दिखाती है। वो पूछती है कि ऊपर का क्या हाल है। तो रूडो बोलता है कि वो ऊपर रेक्टो के साथ घूमने जाया करता था, यहाँ वो कचरा ढूंढते थे और गालियाँ खाते। तो रियो बोलती थी कि यहाँ भी तुम्हें गालियाँ खाने को मिलेगी, लेकिन तुम ऊपर खाते क्या थे? तो रूडो बोलता है कि ब्रेड और सूप। तो रियो मिठाई के बारे में पूछती है, लेकिन रूडो बोलता है कि मिठाई तो केवल अमीर लोग भी खाते थे। तो रियो बोलने लगती है कि हमारे पास भी मिठाई है, क्या वो खाना चाहता है? तब वो उसे कैफेटेरिया में ले जाती है। वो बोलती है कि यहाँ पर कुछ फूड वेंडर होते हैं जिनसे वो लोग फूड खरीदते रहते हैं। पर एंजन भी बैठा हुआ था, जिससे रियो बोलती है कि रूडो ने कभी भी मिठाई नहीं खाई है। तो एंजन बोलता है कि ऊपर का तो पता नहीं, लेकिन नीचे मिठाई काफी फेमस है। रूडो के मुंह में तो मिठाई देखकर पानी आने लगता है क्योंकि इतना सारा मिठाई जो अमीरों का खाना है। एंजन बोलता है कि यहाँ पर काफी पोल्यूशन है, जिससे यहाँ पर फसल उगाना काफी मुश्किल है, लेकिन इंडर के पास कुछ ऐसे गिवर्स है जिनके काम ही फूड बनाना है, इससे उनके पास मिठाई की कमी नहीं होती है। तब रूडो एक मिठाई उठाकर खाता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बाकी मिठाई को भी खाने लगता है क्योंकि उसने इतना अच्छा कभी नहीं खाया था। जन उसे समझाता है कि वो ज्यादा ना खाए वरना वो मोटा हो जाएगा। तभी वहाँ पर संटा नाम का एक क्लीनर आ जाता है जो रूडो को घूरने लगता है। रूडो को लगता है कि संटा मिठाई मांग रहा है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी एक लॉलीपॉप संटा की तरफ कर देता है, जिसे संटा खाने लगता है और मिठाई मांगने लगता है, जो देखकर रूडो को अच्छा नहीं लगता है। हमें दोबारा से पर्जियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो और एंजन बात कर रहे थे कि रूडो ने तो सारी मिठाई खा ली। चंका वहीं पर घूम रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक मोटे इंसान को आते हुए देखता है, जिसे वो देखकर डर जाता है और बोलने लगता है कि ये कौन घुस गया, लेकिन ये कोई और नहीं जो कि रूडो था, जो खाना खाने की वजह से मोटा हो गया था। वो लोग रूडो को ट्रेनिंग करवाने के लिए ले जाने लगते हैं, जहाँ पर वो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। एंजन उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलने लगता है कि मिठाई खाने की वजह से कहीं तुम अपने पावर के बारे में ही तो नहीं भूल गए। और रियो बोलने लगता है कि कम से कम अभी ये चल फिर तो पा रहा है।
रूडो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है, और जानकर समझ जाता है कि रूडो का उन चीज को सुधारने का काम करता था जो टूटी हुई होती थी, यानी रूडो की पावर केवल टूटी हुई चीजों पर काम करेगी, यानी कचरे के ऊपर। रूडो के पास कुछ कचरा लाया जाता है जिसमें से रूडो एक ट्रायंगल को उठाता है और उसे तुरंत हथियार में कन्वर्ट कर देता है। इंजन जंका का तारीफ करने लगता है कि वो एक अच्छा ट्रेनर है, और रूडो भी जंका का थैंक्स बोलने लगता है। तब जंका रूडो को बोलता है कि वो एक से ज्यादा हथियार को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करे। रूडो एक से ज्यादा चीजों को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी रूडो के नाक से खून निकलने लगते हैं, यानी कि उसकी पावर की भी एक लिमिट होती है और वो एक टाइम पर काफी चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। और रूडो की ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर ये झेल नहीं पा रहा है। रूडो पूछता है कि क्वालिटी का क्या मतलब है, तो रुजन बताने लगता है कि आप जितने समय तक किसी चीज का ख्याल रखेंगे उसकी क्वालिटी इतनी हाई होगी, इसे ही क्वालिटी इंप्रूव कहा जाता है, और जितने टाइम तक कि आप इसका ख्याल रखेंगे इसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। और इसमें माइंडसेट और एक्सपीरियंस का भी काफी काम होता है। तब जानका अपने माइंड में सोचने लगता है कि रूडो इन ग्लव्स को तब से पहना जब से वो बच्चा था, यानी इसकी क्वालिटी काफी हाई है, पर रूडो का शरीर इन पावर को झेल नहीं पा रहा है, या इसका लेना देना किसी सीरीज से है। रूडो पूछता है कि वो जिस भी चीज को ट्रांसफॉर्म करता है वो आखिर में राख बनकर क्यों उड़ जाता है, और अभी उन जिन भी चीजों को ट्रांसफॉर्म किया है वो ठीक कैसे है। यो बोलती है कि वो उन सभी टूटी चीजों को उनकी सबसे अच्छी कंडीशन में लाता है और उनका पर्पस पूरा कर देता है, इससे वो अपने आप ही तबाह हो जाते हैं। और जानका भी बोलता है कि वो तालिस्मान तब टूटा था जब वो लोग सुरक्षित थे और रूडो सेफ था। इंजन बोलता है कि यही रूडो की पावर है, क्योंकि रूडो कचरे को भी काम लायक समझता है और उसका पर्पस पूरा होने के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। वह नहीं ग्रीस का तालिस्मान तोड़ा नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उसका मकसद पूरा कर दिया था। बोलती है कि जैबर ने बोला था कि तुम्हारे पास जो ग्लव्स है वो किसी सीरीज का है, यानी कि तुम्हारे जैसा ग्लव्स किसी और के पास भी हो सकता है। वो पूछती है कि आखिर इस ग्लव्स का नाम क्या है, क्योंकि इन सभी ने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दे रखा था। जैसे रियो के इंस्ट्रूमेंट्स का नाम रीपर था, जन के छाते का नाम अम्ब्रेकर था और जानके के डंडे का नाम असिस्टेंट था। रूडो बोलता है कि उसने तो कभी भी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। तो एंजन बोलता है तो आप सोच लो। दूसरी तरफ हम रेडर्स को देखते हैं जो अपने बॉस के पास जाकर उन्हें कुछ बताने लगते हैं। क्लीनर, सिटी ऑफ आर्ट, डेजर्ट ऑफ ऑल्टर्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स और वॉचमैन सीरीज और रूडो। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब